नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल में 20 से 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो डॉट से ऑब्जर्व हुए हैं, यानी कि उनको डॉट से अवशोषित कर्मचारी हम मान सकते हैं, जो डॉट में पहले काम करते थे। फिर बीएसएनएल कंपनी बनी 2000 के टाइम पे, उसके बाद वो बीएसएनएल कंपनी में शामिल हो गए, लेकिन एक शर्त पर। जब तक बीएसएनएल चलेगा या फिर वो बीएसएनएल कर्मचारी रहेंगे, तब तक उनकी सैलरी का जिम्मा बीएसएनएल पर रहेगा। बीएसएनएल अपने निजी फंड से उनकी सैलरी देगी, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन का पूरा जिम्मा, उनकी पेंशन देने से लेकर पेंशन को सुरक्षित रखने तक का पूरी जिम्मेदारी डॉट की रहेगी, यानी कि भारत सरकार की रहेगी। भले वो आईडीए पे स्केल पर चले गए हो, लेकिन उनकी पेंशन की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार, जो केंद्रीय सिविल पेंशनर्स की होती है, उसी तरीके से डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की रहेगी। 20 से 30% कर्मचारी। अब हम डायरेक्ट रिक्रूट्स कर्मचारी की बात करें, जो बीएसएनएल बनने के बाद सीधी भर्ती वाले कर्मचारी, तो कम से कम 70 से 75% कर्मचारी ऐसे हैं जो बीएसएनएल में सीधे रिक्रूट्स पर आए हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो बीएसएनएल रिक्रूटरीज है, इनकी सैलरी की जिम्मेदारी बीएसएनएल की है। बीएसएनएल के 90 नुकसान से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इनकी पेंशन की जिम्मेदारी भी बीएसएनएल के अपने निजी फंड से है, यानी कि कैसे भी इनकी जिम्मेदारी पूरी उठाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि दोनों कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर रिटायर हो चुके हैं, कुछ एक परसेंट बचे, और बहुत सारे ऐसे बीएसएनएल के निजी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जो रिटायर अभी तक नहीं हुए हैं डॉट ऑब्जर्व कर्मचारी, या फिर हम यूं कहें डायरेक्ट रिक्रूट्स कर्मचारी, वो इन फ्यूचर जब रिटायर होंगे तो आने वाले समय में, आज से 4 महीने बाद 4th पीआरसी की इफेक्टिव डेट, 3rd पीआरसी लागू नहीं हुआ है। 7th सीपीसी 2016 में हो चुका है भारत सरकार के केंद्रीय सिविल पेंशनर्स का, और 8 पे कमीशन इन फ्यूचर लागू होना बाकी है, जो 2027 में आने की उम्मीद। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि डॉट ऑब्जर्व कर्मचारी जब रिटायर होंगे और पेंशनर्स बनेंगे, तो उनके पेंशन रिवाइज की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? भारत सरकार या फिर बीएसएनएल? कानून और नियम के हिसाब से, या फिर हम यूं कहें बीएसएनएल रिक्रूटरीज, जो कि बीएसएनएल में सीधे भर्ती करके कर्मचारी आए हैं, वो जब इन फ्यूचर रिटायर होंगे या फिर पेंशनर बनेंगे, तो उनकी पेंशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? जबकि उनकी पेंशन सुरक्षा की कोई भी गारंटी नहीं है। क्या उनको इन फ्यूचर 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या 3rd पीआर? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जो भी जानकारी या डेली अपडेट है रोज आप देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना मेरी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों, पढ़ाते वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में डॉट ऑब्जर्व जो कि 20 से 25% पेंशनर है। डायरेक्ट रिक्रूट्स की अगर बात करें तो 75 से 80% पेंशनर अभी रिटायरमेंट और पेंशन रिवीजन 3rd पीआरसी 8 सीपीसी के पूरे नियम 3rd पीआरसी 8 सीपीसी के नियम पूरी तरीके से अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। मतलब उनकी पेंशन कुछ अलग तरीके से मिलती है, कैटेगरी एक ही। अब भविष्य में इनको कौन सा लाभ मिलेगा, इसकी जमीनी हकीकत देखने वाला है। देखिए, सबसे पहले 8 पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग का लाभ किससे मिलेगा? देखिए दोस्तों, डॉट ऑब्जर्व एम्प्लॉइज की अगर बात करें, जो कि पूर्व सरकारी कर्मचारी है, मौजूदा नियम की अगर बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बीएसएनएल में आउटसोर्सिंग यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद कर्मचारी पीएसयू ढांचे यानी कि पीएसयू स्ट्रक्चर आईडीए पे स्केल में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी सीडीए पे स्केल का लाभ
पाने का कानूनी अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट एसएलपी की अगर बात करें तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रूल 37A के तहत उन्हें केंद्रीय सिविल सेवक मान लेता है, तभी इस वर्ग को 8वें वेतन आयोग का लाभ कहीं न कहीं मिल सकता है। तो इन्हें थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी के जरिए भी पेंशन डिवीजन मिलेगा। अगर एसएलपी खारिज होती है तो इन्हें थर्ड पीआरसी या फिर फोर्थ सीपीसी के जरिए ही पेंशन डिवीजन मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटरीज की तरह। अब बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूट यानी कि डीआरएस की अगर बात करें दोस्तों, केंद्रीय सिविल पेंशनर्स की तरह जो लाभ है बिल्कुल 0% यानी कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डीआरएस की स्थापना यानी कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उस दिन से पीएसयू बीएसएनएल कर्मचारी है। इनका 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी तक मीलों दूर तक सरकारी वेतन आयोग से दूर दूर तक कोई भी संवैधानिक या फिर कानूनी संबंध नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ दोनों वर्गों को कैसे और कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों। पे स्केल के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है वो आईडीए इंडस्ट्रियल पैटर्न पर आते हैं, लेकिन और बीएसएनएल रिक्रूटरीज ये भी बीएसएनएल आईडीए पे स्केल पर आते हैं, यानी कि दोनों एक समान पैटर्न पर है। अब वित्तीय स्रोत यानी कि इनकी पेंशन की बात करें कहां से मिलती, देखिए डॉट ऑफ द पेंशनर्स को भारत सरकार डॉट रूल 37A के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डॉट ऑफ द पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। और बीएसएनएल आईडीए पे स्केल जो डायरेक्ट रिक्रूटरीज है इनको बीएसएनएल के अपने निजी फंड यानी कि देखा जाए तो ईपीएफ ट्रस्ट पेंशन और फंड बीएसएनएल ईपीएफ से आता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि जो रिटायरमेंट का लाभ, ग्रेचुइटी और कम्युटेशन की अगर बात करें तो ये किसको कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों। थर्ड पीआरसी लागू होने के तरीके की अगर बात करूं तो जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है वो सरकार यानी कि डॉट थर्ड पीआरसी के नए आईडीए पे स्केल नोटिफाई करेगी, जिससे इनकी बेसिक पेंशन रिवाइज होगी, भले ही बीएसएनएल घाटे में हो या फिर नफे नुकसान में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। लेकिन वहीं रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो इनका मामला थोड़ा अलग है। जब बीएसएनएल की बैलेंस शीट सुधरेगी यानी कि फायदे में होगी या केंद्र सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज घाटे की शर्त में रिलैक्सेशन देगा, तभी बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलने की कुछ हद तक उम्मीद है। चौथा है दोस्तों पेंशनर्स रिटायरमेंट का जो लाभ है, ग्रेचुइटी हो गई, कम्युटेशन हो गया या फिर लिव इनकेशमेंट हो गया, तो जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स उनकी केंद्रीय सिविल सेवा सीसीएस पेंशन रूल 37A के तहत सरकारी दर पर कम्युटेशन और जो ग्रेचुइटी का 20 लाख की जो लिमिट है वो मिलेगी, मतलब ये तय है क्योंकि वो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है। और वहीं हम रिक्रूटरीज की अगर बात करें तो रिक्रूटरीज का जो पेमेंट है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत बीएसएनएल के नियमों के अनुसार ग्रेचुइटी मिलती है दोस्तों, जो बीएसएनएल का नियम है उसके हिसाब से। अब लास्ट यहाँ पर ये है पेंशन के प्रकार, यानी कि किस तरीके से उनको पेंशन मिलेगी। देखिए यहाँ पर डॉट ऑफ द पेंशन को डिफाइंड गवर्नमेंट पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि जीवन भर सुनिश्चित सरकारी पेंशन 50% लास्ट पे रिवाइज बेसिक और प्लस समय समय पर डीए की बढ़ोतरी के हिसाब से तय होगा। लेकिन वहीं रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो ईपीएफ या फिर ईपीएस 95 बीएसएनएल ऐसे भी सुपर एन्युएशन स्कीम पीएफ और 30% सुपर एन्युएशन फंड में जमा कॉर्पस के आधार पर मिलने वाली एन्युटी पेंशन इनको मिलने वाली। ये तो हो गया इनकी पेंशन किस तरीके से, कौन से स्रोत से और कहां से मिले। लेकिन भविष्य में जब दोनों वर्ग रिटायर होंगे तो उनकी स्थिति क्या हो वो जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों डॉट ऑब्जर्व वर्ग जो कि 20 से 30% है बीएसएनएल में, ये वर्ग 2026 से 2030 के बीच में पूरी तरीके से रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट के बाद इन्हें बीएसएनएल के मुनाफे या फिर घाटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें थर्ड पीआरसी और भविष्य में फोर्थ पीआरसी के तहत आईडीए पे स्केल रिवाइज सरकारी पेंशन डॉट को नियमित मिलती रहेगी, यानी कि इनके नफा नुकसान इनको इनके लिए
नफे नुकसान से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब डायरेक्ट रिक्रूट की बात करें जो बीएसएनएल में 75 से 80% है फिलहाल की स्थिति में। जब तक बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा तब तक इनकी बेसिक सैलरी पुरानी ही रहेगी, जिससे इनका पीएफ और ऐसे भी अंशदान जो है, जो भी यहाँ पर सुपर एनुअल कंट्रीब्यूशन कम कटेगा, यानी कि रिवाइज नहीं होगी तो पेंशन नहीं बढ़ेगी, पेंशन नहीं बढ़ेगी तो कम भी कटेगा पैसा। अब थर्ड पीआरसी लागू होते ही इनकी सैलरी बढ़ेगी, जिससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पीएफ फंड, ग्रेचुटी, लिव इंकेशमेंट या फिर हम बात करें ऐसे भी पेंशन फंड की राशि बढ़ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं बीएसएनएल रिक्रूट फीस से ज्यादा फायदा बीएसएनएल रोड ऑफ द पेंशन को होने वाला है, जो कि नियम के हिसाब से गलत है। दोनों एक ही पैटर्न पर आते हैं, आईडीए पे स्केल पर। दोनों आईडीए पे स्केल पर रिटायर होंगे, दोनों बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं। अब यहाँ पर एक को सिर्फ बीएसएनएल के डोड यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मिलती है, तो दूसरे को निजी बीएसएनएल का निजी फंड। बस इतना सा अंतर है, जो कि बीएसएनएल के सभी पेंशनर्स को अलग अलग वर्गों में बांटा है। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपने ओपिनियन। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े जो भी आपको डाउट है, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।